मंच से सांसद बनने तक का सफर। भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया जी, जो हाल ही में राज्यसभा सांसद हुई। फेस बियॉन्ड फेस में माया नरोलिया। भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। की सब्जी बनाई और रोटी बेल रही थी, और बेलते बेलते अचानक मेरा बेटा मेरे पास आता है। तो उसके पास फोन आया कि आपकी मम्मी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। मुख्यमंत्री जी जो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका फोन आया तो बोले आपको बधाई हो दीदी। पूर्व मुख्यमंत्री जी का फोन भी आया, शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब का, उन्होंने भी मुझे बधाई दी, मैंने उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राजनीति में कब किसकी किस्मत का सितारा चमक जाए कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक आम कार्यकर्ता को भी बड़ा कार्य करने का मौका मिलता है। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा का सबब नहीं होता, यहाँ पर पद जिम्मेदारी का माध्यम बनता है। और ऐसी ही पार्टी में ऐसी ही एक कार्यकर्ता से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके संघर्ष को भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना और समय समय पर उचित स्थान दिया। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया जी, जो हाल ही में राज्यसभा सांसद भी चुनी गई हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। माया जी, बताते हैं कि आप घर में रसोई पका रही थी और आपके पास एक सूचना आती है कि आपको राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है, क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं यहाँ पर। मनोनीत होना है या नॉमिनेशन भरने का मतलब ही है सांसद बनना। तो कैसा लगता है जब आप सोचते नहीं हैं, आपने वो कल्पना नहीं की, वो महत्वाकांक्षा नहीं पाली और अचानक आपको राज्यसभा सदस्य बनने का मौका मिल जाए? ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को का ध्यान भी रखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेट के लिए मेरा नाम आया तो मैं उस दिन बसंत पंचमी का दिन था। मैं चूंकि पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाती थी, विद्या भारती का हमारा विद्यालय था, वहां पर पढ़ाती थी। तो बसंत पंचमी के दिन मैं प्रतिवर्ष सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय जाती थी, समर्पण का कार्यक्रम होता था वहां पर। तो उस समय घर पर कोई नहीं था, तो मैंने सोचा पहले भोजन बना लेती हूँ और इसके बाद मैं सरस्वती शिशु मंदिर जाऊंगी। तो मैंने लौकी की सब्जी बनाई और रोटी बेल रही थी, और बेलते बेलते अचानक मेरा बेटा मेरे पास आता है। तो उसके पास फोन आया कि आपकी मम्मी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर लिया। तो उसने कहा आपको कैसे मालूम? तो बोले मैं सूची डाल रहा हूँ। उन्हें सूची डाली तो उसने पहले उसको सूची को बहुत अच्छे से देखा। देखने के बाद कहने लगा हाँ नाम तो है। मेरे पास आया तो वो सोचा शायद माँ को पहले से मालूम होगा। तो वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर वो सोचा कि इनको मालूम नहीं है, ये अपनी धुन में लगी है। तो मुझे कहता है कि माँ आपको बधाई। तो मैंने कहा किस चीज की बधाई? बोले आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गई। तो मैंने कहा कैसे मालूम? तो बोले ये सूची डली है। तो चूंकि मैंने कहा बेटा सुनो, सूची डली है लेकिन तुम अभी किसी को कुछ मत बोलना, ये सूची कभी कभी फर्जी सूची भी होती है और अपने को ना वायरल करना, ना किसी से कोई बात करना। इतना मैंने उससे कहा और मैं अपने काम में फिर लग गई। तो फिर मेरे भी फोन बजने लगे, उसके भी फोन बजने लगे, और आप यकीन नहीं करेंगे ना, मेरे यहाँ कार्यकर्ता आने लगे और मीडिया वाले भाई लोग, तो आप लोग तो चौथे स्तंभ हो, आपको तो बहुत जल्दी सारी जानकारियां लगती हैं। मीडिया के बंधु लोग भी आ गए घर पर। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर मैं किचन से बाहर निकली, सब लोगों से कहा कि बैठिए आप लोग, मीडिया के बंधुओं से कहा कि भैया आप लोग बैठिए, जलपान करिए। लेकिन मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए नहीं बोल पाऊंगी कि जब तक मुझे कुछ अधिकृत मेरे संगठन से कोई मैसेज नहीं आएगा तभी मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगी। फिर हमारी जो प्रभारी है कविता पाटीदार दीदी, उनका मुझे फोन आया, बोले माया जी आपको बधाई हो। तो मैंने कहा अरे दीदी आप सही है ये बात? तो वो कहती हाँ माया जी बिल्कुल सही है। फिर भी मुझे लगा कि
ठीक है। फिर मैंने हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी भाई साहब, उनको मैंने फोन लगाया। तो उन्होंने जैसे ही मेरा फोन रिसीव किया तो उन्होंने मुझे बधाई दी कि माया जी आपको बधाई हो। तो मैंने एकदम कहा भाई साहब ये बिल्कुल सही है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा भाई साहब मीडिया के बंधु वर्ग मेरे यहाँ आए हुए हैं, मैं क्या बोलूं? तो बोले आपने जो कुछ भी किया है पार्टी में रहकर, पंच से लेकर अभी तक आपने जो कुछ किया, सारी बात आप मीडिया के सामने बोल सकती हो और आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गई हो। फिर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मैं राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गई हूँ। फिर मैंने मीडिया से भी बातचीत की, मेरे कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन स्वीकार किया। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका फोन आया। तो बोले आपको बधाई हो दीदी। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, मैं खुशी से झूम गई। मैंने कहा हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अभिनंदन है कि आपने कार्यकर्ता का इतना ख्याल रखा। फिर इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी का फोन भी आया, शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब का, उन्होंने भी मुझे बधाई दी, मैंने उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया। फिर हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाई साहब का भी फोन आया। ऐसे अनेकों फोन मुझे संगठन के माध्यम से, सभी राकेश सिंह जी भाई साहब का, मतलब सबके फोन जब निरंतर आते रहे तो मैं सबके फोन भी रिसीव करती रही, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी स्वीकार करती रही, मीडिया के बंधुओं से भी चर्चा करती रही। मेरे लिए वो पल मेरी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय पल होगा और बहुत ही सुखद पल होगा, क्योंकि पहले से अगर कोई नाम चलता है या कोई जानकारी रहती है और फिर अपने को वो चीज नहीं मिल पाती है ना, तो मन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मलाल या थोड़ी सी कुछ ना कुछ दुख होता है। जब अपन उस चीज की तरफ अपना ध्यान ही नहीं था और वो चीज अगर अपने को प्राप्त होती है तो वो खुशी एक अलग होती है, वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और मेरे चाहने वाले या जो लोग शुभचिंतक समर्थक है वो भी उस चीज को महसूस कर सकते हैं। मेरे परिवार बिल्कुल खुशी से झूम गया, कार्यकर्ता लोग खुशी से झूम गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस मतलब मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से काम कर रही हूँ और 30 साल से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो ग्राम पंचायत के पंच से शुरू की थी। पहले ग्राम पंचायत में 4-5 गांव मिलकर एक पंचायत हुआ करती थी। हमारी पंचायत का नाम था गोरा ग्राम पंचायत। उसमें चीलाचौन, कड़ैया, गोरा, चांदला और मंगरिया, ऐसे 5 गांव मिलकर एक पंचायत थी। तो जब मैं शादी होकर गई तो वहाँ के लोग सब कहने लगे कि कोई पढ़ी लिखी बहू आई है, अपन इनको ना पंच बनाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि महिलाओं का भी आरक्षण था वहाँ पर। कुछ महिलाएं पंच बनती थी, कुछ पुरुष बनते थे। तो मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि हम तुम्हें पंच का चुनाव के लिए तुम फॉर्म डाल दो। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं डाल तो देती हूँ, लेकिन अगर मुझे आप राजनीति में प्रवेश करा रहे हैं तो फिर मैंने अगर कदम बढ़ा लिया तो ये कदम फिर पीछे मुड़ेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति में उस समय महिला निकलती नहीं थी। और फिर मैं ग्रामीण परिवेश में गई थी, ससुराल मेरी है कड़ैया में, मेरा मायका है चीलाचौन में, वो होशंगाबाद जिले में ही आते हैं, बाबई ब्लॉक में। तो वहाँ तो और महिला नहीं निकलती थी। फिर मैंने कहा राजनीति में आप तो समझते हैं, लेकिन बाहरी लोग रात बिरात आना, पुरुषों के साथ रहना, तो अनेक प्रकार की बातें सामने आएंगी, तो उन चीजों को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा या मेरा विश्वास वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल करो, और राजनीति में तुम जितना आगे जाओगी मैं पीछे से पूरा सपोर्ट करूंगा तुमको। और वो सरकारी नौकरी में थे मेरे पतिदेव और वो टीचर थे, लेकिन उन्होंने जब कहा तो मैंने ठीक है फॉर्म डाल दिया पंच का। पंच बन गई मैं ग्राम पंचायत में। जिस दिन मैं पंच बन गई थी उस दिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे कुछ पद मिला है तो मैं इस पद के साथ न्याय करूंगी, इस पद के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं गृहिणी जरूर हूँ, लेकिन अगर मैं राजनीति में कदम रखा है तो जो भी बैठकें होती थी ग्राम पंचायत की मैं उसमें जाती थी, और जाने के बाद मैं अपनी बात भी रखती थी, क्योंकि स्कूल लाइफ से मुझे थोड़ा बोलने का या सोशल रहने का बहुत अनुभव था। तो मैं अपनी बात रखती थी कि महिलाओं के लिए भी ऐसा करना चाहिए, महिलाओं के लिए भी अपनी कई योजना उनका लाभ दिलाना चाहिए। तो अपनी बात रखते रखते मुझे बहुत उसमें ना फिर ना हम लोग चूंकि गांव में रहते थे उस समय, तो वहाँ 3वीं तक स्कूल था, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। तो 3वीं तक पढ़ाई के बाद फिर मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ाना है, तो हम लोगों ने फिर होशंगाबाद में एक मकान खरीदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में,
और मकान खरीदने के बाद हमने अपने बच्चों के साथ हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मेरे पतिदेव अप डाउन करते थे, गांव जाते थे स्कूल, वो जाते थे पढ़ाने के लिए चांदला। तो हम लोग होशंगाबाद में रहने लगे। बच्चे मेरे सब उनकी स्कूली शिक्षा होशंगाबाद में ही हुई, कॉलेज की शिक्षा भी होशंगाबाद नरंदापुर में ही हुई। फिर हमारे यहाँ एक स्कूल था, ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। तो मेरे पास वहाँ से उनके जो स्कूल संचालक थे, उनका संदेश आया कि अगर आप स्कूल में नौकरी करना चाहती तो हम लोग तैयार हैं। तो फिर मैंने अपने पतिदेव से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और तुम्हें वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि है तो कर सकती हो, मेरी स्वीकृति है। फिर मैंने उस स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते फिर विद्या भारती का सरस्वती शिशु मंदिर है, तो उसकी एक शाखा तो महाराष्ट्र वाचनालय में थी, मेन होशंगाबाद बाजार में। एक नया स्कूल हमारे हाउसिंग बोर्ड में खुलने जा रहा था। तो वहाँ के जो हमारे विभाग प्रचारक जी हैं, जिला प्रचारक जी, उनने कहा कि दीदी अपन लोग एक सरस्वती शिशु मंदिर की यहाँ पर शाखा डाल रहे हैं, तो हमारा आग्रह है कि आप ब्राइट करियर में भी तो पढ़ाती हैं, आप विचार परिवार की हो, तो अगर आप इस विद्यालय में पढ़ाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे क्योंकि अभी अपना नया नया विद्यालय है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं बिना मानदेय के विद्यालय में काम करूंगी। फिर मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने लगी। 2 साल मैंने निःशुल्क सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया। फिर पढ़ाते पढ़ाते हमारे दादा मधुकर राव हरणे जी, जो पूर्व मंत्री भी थे, भाजपा के उस समय जिलाध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि माया हम तुम्हें महिला मोर्चा में मंडल अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। तो रंजना मीना जो महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष थी, तो हमने मना कर दिया कि दादा हम राजनीति में कोई दायित्व नहीं लेना चाहते, हम पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के वोटर हैं, पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन कोई दायित्व नहीं लेना चाहते, हम सोशल रूप से काम करना चाहते। और मैं जिस विद्यालय में काम करती हूँ वो आरएसएस का स्कूल है और वहाँ पर बहुत अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, बहुत अच्छा मतलब बच्चों को मतलब आने वाला भारत है वो सरस्वती शिशु मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा मैं इस विद्यालय को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और तो फिर उन्होंने काफी कहा। फिर मेरे पतिदेव कहने लगे कि दादा की मान्यता सब लोग रखते थे, बोले नहीं अब दादा इतना कह रहे थे तुम छोड़ दो अब विद्यालय। फिर मैंने आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी मैं अब विद्यालय में सेवाएं अपनी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे अब महिला मोर्चा में काम के लिए बोल रहे हैं दादा। फिर उनने सबसे पहले मुझे मंडल का उपाध्यक्ष बनाया होशंगाबाद नगर का। तो जब मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया, मेरी शुरू से मुझे जुनून है, अगर मुझे कोई काम मिलता है तो उसका जब तक मैं परिणाम ना दे दूं तब तक मुझे अपने आप को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो मंडल उपाध्यक्ष बनते हुए हमारे होशंगाबाद नगर में 33 वार्ड है, 33। प्रत्येक वार्ड में मैंने संपर्क किया, सबसे मिली जुली और मैंने महिलाओं की एक टीम तैयार की। इसके बाद फिर मुझे महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना दिया। तो जब मंडल अध्यक्ष बनी तो मैंने फिर 2 रुपए की उस समय सदस्यता पर्ची कटती थी। फिर वो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, उनसे मैंने वो सदस्यता गड्डी ली और हर घर जाती थी और सदस्य बनाती थी और 2 रुपए लेती थी और अपने घंटे 2 घंटे में इसके बाद अपने घर आती थी। और जब राशि ज्यादा हो जाती थी 8 दिन में, फिर मैं अपने मंडल अध्यक्ष के पास वो राशि जमा कर देती थी, गड्डी जमा कर देती थी। ये सदस्य पूरे 33 वार्ड में मैंने महिला मोर्चा को इस तरह खड़ा कर दिया कि लगने लगा कि महिला मोर्चा, उस समय हम लोग विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो बहुत धरना आंदोलन प्रदर्शन होते थे। तो हम बसें भरा भरा के महिलाओं को भोपाल लाते थे, खूब धरना प्रदर्शन करते थे और पूरी ऐसी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में महिला कितना बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। काम करते 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 मुझे फिर महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया। 2 बार महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रही होशंगाबाद की। फिर मुझे मंडी के चुनाव आए, तो मंडी के चुनाव में क्या है, सिंबल नहीं मिलता, लेकिन पार्टी अपने समर्थक को खड़ा करती है। उसमें मंडी का चुनाव वही लड़ सकती है, महिला या पुरुष, जो किसान हो। मैं किसान भी थी, तो इसलिए मुझे संगठन ने कहा कि आपको मंडी डायरेक्टर का चुनाव लड़ना है। तो मैंने मना किया कि नहीं, मेरी शहरी राजनीति करने की इच्छा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं करना चाहती। तो फिर संगठन का आदेश सर्वोपरि, मैंने मंडी का फॉर्म डाला। मेरे अगस्त में 6 लोगों ने फॉर्म डाले थे। जब उनको लगा कि माया नारोलिया ने फॉर्म डाला है, तो फॉर्म की जब आखिरी तारीख आई तो सबने फॉर्म उठा लिए, मैं निर्विरोध मंडी सदस्य बन गई।
होशंगाबाद कृषि उपज मंडी में। फिर आए नगर पालिका के चुनाव, तो मुझे पार्षद का टिकट मिला, क्योंकि मेरा जो वार्ड था वो SC वार्ड था, तो मुझे पास के 17 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और पार्षद के लिए फॉर्म आम डल गया, सब स्कूटनी हो गई, सब कुछ हो गए, फार्म उठाने की अंतिम डेट थी। उस समय मेरे पास संदेश आया संगठन का कि आप ना मत लड़ो पार्षद का चुनाव, ये अपने प्रकाश गौर जी हैं, इनको आप अपन नॉमिनेट कर देते हैं और आपको कई मौका मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाजू वाले वार्ड से लड़ रही, मैंने फिर अपना फॉर्म विड्रा कर लिया और प्रकाश गौर जी ने पार्षद का चुनाव लड़ा। फिर पार्टी ने मुझे एल्डरमैन बना दिया, क्योंकि मैंने शहर सहमति दे दी थी, नगर पालिका में एल्डरमैन रही। एल्डरमैन रहते रहते मंडी की डायरेक्टर थी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी और नगर पालिका में एल्डरमैन थी। और मुझे पार्टी ने 2009 में नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया। जब 2009 में नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया, उस समय मेरे पास मंडी सदस्य थी, एल्डरमैन थी और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष थी। तो फिर मैंने, जनता द्वारा चुनाव थे, फाइट किया मैंने और उसमें भी विजयश्री मिली भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मैं कमल फूल से चुनाव जीती, नगर पालिका अध्यक्ष बनी और बहुत अच्छे से फिर मैंने कहा कि अब मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नहीं रहना चाहती, मैं नगर पालिका का काम अच्छे से करूंगी। बहुत अच्छे से 5 साल मैंने पूरी ताकत के साथ कि एक जनप्रतिनिधि को, नगर पालिका अध्यक्ष को जब जनता चुनती तो उसको किस प्रकार काम करना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं को किस प्रकार आगे लाके लोगों के हल करना चाहिए, मैंने बहुत ताकत के साथ नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर इसके बाद मेरा कार्यकाल समाप्त होते होते मुझे महिला मोर्चा में प्रदेश महामंत्री बना दिया गया। फिर महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री रहते हुए मैंने बहुत प्रवास किए। उन प्रवासों के माध्यम से मुझे संगठन की और भी गहराई तक जानकारी, हर जिले का भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ पर हमें क्या करना है, सब जगह जब प्रवास करने के साथ साथ फिर महामंत्री के बाद तुरंत ही नया गठन हुआ तो मुझे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी मिली। और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी मैंने इतनी ईमानदारी के साथ निभाई, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया, अपना घर द्वार छोड़कर। पूरे संगठन के 57 जिले हैं, 57 जिलों में मेरे प्रवास हुए। कुछ जिलों में तो मेरे 2-2, 3-3 प्रवास भी हुए। अलीराजपुर, झाबुआ, आपका मंडला, धार, डिंडोरी, अनूपपुर, इधर आपका बालाघाट, सिवनी, शहडोल, मतलब सब जगह, हर जगह प्रवास के माध्यम से बहनों का अच्छा संगठन तैयार किया और मंडल स्तर तक का गठन महिला मोर्चा का किया। जबकि मंडल स्तर तक गठन करने में बहुत दिक्कत जाती, कहीं कहीं कुछ जिले ऐसे होते हैं जहाँ बहनें मिलती भी नहीं है, कुछ जगह ऐसा। मंडल स्तर तक महिला मोर्चा का गठन किया, शक्ति केंद्र तक किया। और अभी विधानसभा के चुनाव में 230 प्रवासी बहन जो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 230 बहनें आई थी। यहाँ पर 230 विधानसभा में चुनाव हो रहे थे, एक एक प्रवासी बहन एक एक विधानसभा में भेजी और हमारी टीम की बहनों को उनके साथ हमने संयोजक के रूप में भेजा। और बहुत अच्छे से महिला मोर्चा ने विधानसभा पर, मंडल पर, बूथ पर और शक्ति केंद्र, पन्ना पेज प्रमुख के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नारी शक्ति केंद्र सरकार की जो महिला हितैषी योजनाएं थी, मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली बहना योजना भी बहुत अद्भुत और चमत्कारिक योजना थी, उसका लाभ भी मिला है, लाडली लक्ष्मी का भी मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुद्रा योजना के माध्यम से हर घर तक महिला मोर्चा ने दस्तक दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि महिला मोर्चा ने इतनी सक्रियता और ताकत के साथ काम किया। मैंने उस समय भी विधानसभा का टिकट मांगा था कि अगर मुझे विधानसभा का टिकट पार्टी देती है तो मैं जीत कर आऊंगी, लेकिन नहीं दिया पार्टी ने। पर मेरे को कोई नाराजगी नहीं रही पार्टी से, मैंने और ताकत के साथ काम किया कि मैं और ताकत के साथ काम करूंगी और सरकार बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो ही मजा है, नहीं तो हमको विधायक का टिकट भी मिल गया और हमारी सरकार नहीं बनेगी तो विधायक बनने का हमारा क्या मतलब रहेगा। पहले हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद फिर हम आगे अपनी कुछ योजना बनाएंगे। पूरी ताकत के साथ महिला मोर्चा की बहनों ने काम किया। पूरी मातृशक्ति का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को गया
और प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और सरकार बनी। ये काम नहीं, किया। ये आपकी जो पूरी यात्रा हमने सुनी, उससे एक बात तो समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि माया नरोलिया को सांसद बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। उनकी निष्ठा और समर्पण को देखा है, उनके त्याग को देखा है, उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को देखा है। हम जब किसी को पद मिलते हुए देखते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलते हुए देखते हैं, तो सोचते हैं कि शायद ये अचानक हो गया, लेकिन उसके पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि होती है, एक पूरी पटकथा होती है। माया नरोलिया जी एक ऐसी राजनेता हैं जो दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन उनके कार्य असाधारण रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक पंच से लेकर सरपंच और नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर महिला मोर्चे के विभिन्न पदों में रहते हुए आज सांसद के पद तक पहुंचने के पीछे उनका जो संघर्ष रहा है वो कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं रहा। और राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर आज जरूर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जब माया जी ने शुरुआत की होगी तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए संघर्ष आज से कई गुना ज्यादा रहा होगा। माया जी, आज आपने एक इतिहास लिखा या पार्टी ने आपके नाम पर एक इतिहास दर्ज कराया कि आप जैसी एक साधारण कार्यकर्ता को संसद तक पहुंचाया। महिला मोर्चे में और भी अनेक महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, लेकिन परसेप्शन ऐसा होता है कि राजनीति में महिलाओं को बहुत ज्यादा मुकाम नहीं मिलता। 50% आरक्षण की बात जरूर होती है, लेकिन जब विधानसभा और संसद में उनकी संख्या को हम देखते हैं तो बहुत कम होती हैं। तो महिलाएं वास्तव में आज राजनीति में उतनी सफल हैं जितनी होनी चाहिए, कि अभी और कुछ करना बाकी है? देखिए, अब ये मोदी युग है। मोदी युग में महिलाएं राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। आर्थिक रूप से तो सशक्त हुई हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, मतलब कितने सालों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लटका हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। और पास होने के बाद आने वाले जो चुनाव होंगे हमारे आने वाले वर्षों में, उसका लाभ भी बहनों को मिलेगा। लेकिन अभी भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव, अभी विधानसभा के चुनाव में भी जरूरी नहीं है कि अगर हम टिकट मांग रहे हैं तो हमको मिले तो संगठन महिलाओं को महत्व नहीं दे रहा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या हमारे प्रधानमंत्री जी हों, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। महिलाओं का द्रौपदी मुर्मू जी इसका उदाहरण है। देश का सर्वोच्च महामहिम का पद एक ऐसी महिला को जिन्होंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा, उनको महामहिम राष्ट्रपति के पद से नवाजा गया। ये हम महिलाओं के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम तो उसी समय गौरवान्वित हो गए थे कि जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया था, तो हमारा पूरा नारी शक्ति, पूरा महिलाओं में खुशी की लहर थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचाया है। हमारी मोदी जी की कैबिनेट में 11 मंत्रियां हैं। बहुत अच्छे से निर्मला सीतारमण जी का आप अगर स्पीच सुनेंगे, निर्मला सीतारमण जी की कार्यशैली को देखेंगे, तो हम लोगों को लगता है कि ऐसी मातृशक्ति नेतृत्व कर रही हैं। तो ये तो कभी मन में नहीं आया, और ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी आपने राज्यसभा में देखा होगा कि राज्यसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। विधानसभा के चुनाव में भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी को भी हर तरीके से थोड़ा सोचना पड़ता है। कुछ जातिगत समीकरण होते हैं, कुछ विनिंग कैंडिडेट को भी देखना पड़ता है, कुछ अन्य चीजें ऐसी होती हैं जिन सारी चीजों को मिलाकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का जो मान सम्मान और स्वाभिमान और सुरक्षा बढ़ी है, तो हम महिलाएं बहुत खुश हैं। और हमारे बनने से तो महिलाओं में इतनी आशा और उम्मीद जागी है कि हर महिला खुश है, और वो ये सोचती है कि आज काम करते करते, नहीं तो कांग्रेस में हमने देखा होगा परिवारवाद की राजनीति चलती आई है, और भी दलों में देखा होगा परिवारवाद की राजनीति चलती आई है। लगता था कि जिसके पास पैसा है, जो थोड़ा सा धनाढ़ है, उसी को टिकट मिलेगा, वही चुनाव जीतेगा। ये सारी भ्रांतियां अगर तोड़ी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है। माया जी, लेकिन सवाल ये है कि देखिए, कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, एक महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ है। ये आपकी कहानी से पता चलता है। लेकिन राजनीति में जितनी भी महिलाएं हैं, उन सब की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ
हो सकता है, लेकिन वो हाथ हटता नहीं है। जब वो राजनीति में सफल होती हैं तब भी वो हाथ रहता है और वो जगह जगह हस्तक्षेप करता है। तो ये प्रवृत्ति आपके साथ नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर महिला नेतृत्वकर्ताओं के साथ ऐसा दिखाई देता है। नहीं, ये इस बात की तो मैं बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम पंच बने तो हमें खुद प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अगर हम सरपंच बने तो हमें खुद प्रतिनिधित्व करना चाहिए, पति की छाया बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर महिला आरक्षण का अपमान है। महिला आरक्षण मिला, महिला आरक्षण से मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी, और मैं अपने पुरुष या अपने बच्चे या अपने परिवार को लेकर, तो वो महिला आरक्षण का अपमान है। और मैं हर महिला से ये कहती हूँ कि अगर आप राजनीति में कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि आजकल क्या एक ट्रेंड चल गया है, मैं बताती हूँ। पहले महिलाएं अपना स्वयं का नाम लिखती थी, पति भी अपना स्वयं का नाम लिखता था, लेकिन आजकल पति अपने नाम के पीछे अपनी पत्नी का नाम लगाता है। आपने देखा होगा, जो नहीं लगाते थे वो भी लगाते हैं, पत्नी जो नहीं लगाती थी वो भी अपने नाम के पीछे पति का नाम। एक माया नारोलिया, मैं खुद स्वयं हूँ जिसने कभी माया विक्रम सिंह नारोलिया नहीं लिखा और अंत तक नहीं लिखूंगी, क्योंकि हमारी खुद की अपनी पहचान है। हम ये सिद्ध नहीं करें कि हमें अगर कुछ नहीं मिला तो हमारे पति को मिल जाएगा, अगर पति को कुछ नहीं मिला तो पत्नी को आगे कर दे। हम भाई योग्यता के दम पर आने दो। जो राजनीति में रात दिन 30-30 साल दरी फट्टा उठाते उठाते, गोंद से झंडा चिपकाते चिपकाते, सिलते सिलते जिनका जीवन निकल गया, वो महिलाएं आगे आए और प्रतिनिधित्व करें। और ये जो है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये मिथक तोड़ा है कि बैठक में महिला ही बैठेगी, महिला ही बात करेगी, कोई पुरुष उसके प्रतिनिधि के रूप में ना तो बैठेगा ना बात करेगा। और ये बात की मैं सख्त विरोधी हूँ। मैं ये कहती हमें कोई दायित्व मिला तो हम उसको प्रमाणित करके बताएं, हम सिद्ध करके बताएं, क्योंकि महिला आरक्षण जब हमारी सरकार हमको दे रही है, हमको 50% का आरक्षण दिया, हम नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, पार्षद बन गए, जनपद जिला सब में चले गए हम, तो फिर हमको सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा, तभी तो नारी सशक्त होगी। नारी सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा। समृद्ध सशक्त नारी समृद्ध भारत। आपने बहुत अच्छी बात कही, सशक्त नारी समृद्ध भारत। लेकिन मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को हम देखते हैं तो वही के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों ने उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया। बीजेपी भी उस स्तर पर टिकट नहीं दे पाई, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में। उसके पीछे निश्चित रूप से आपने जैसा बताया कि एक विनिंग कैंडिडेट की तलाश होती किसी भी पार्टी को। तो आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपने जगह जगह आपने देखा भी है महिला कार्यकर्ताओं को। तो महिलाओं के नेतृत्व के विकास में, नेतृत्व क्षमता के विकास में अभी तक भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंची और कितनी ऐसी नेत्रियां तैयार हैं जो आज यदि 50% विधानसभा के टिकट यदि उन्हें दिए जाए तो वो जीत कर लाएंगी, और इसमें कितना समय लगेगा? हम बिल्कुल ऐसी नेत्रियां तैयार कर रहे हैं। 5 वर्षों में आप खुद देखना, ऐसी नेत्रियां तैयार हो जाएंगी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 50% का आरक्षण है, उस आरक्षण के मापदंड पर वो खरा उतरेंगी, जीत कर आएंगी और वो नेतृत्व क्षमता देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी ग्रामीण अंचलों में ऐसी होनहार महिलाएं, ऐसी होनहार बेटियां हैं, हम उनको निकाल कर लाएंगे। हम सरकार के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, NGO के माध्यम से, अन्य और भी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ऐसे प्रभावशाली बहनों को, ऐसी प्रभावशाली बेटियों को आगे लाएंगे। क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि हम ही सब कुछ, हम लाइन को लंबा करेंगे, हम पैरेलल एक लाइन खड़ी करेंगे कि भाई इसके बाद आगे की हमारी एक मोर्चा या हमारी बहनें खुद आगे रह के पार्टी कहे कि नहीं, ये सशक्त नेतृत्व हमारे साथ तैयार है। तो लोकसभा चुनाव में कितना नेतृत्व तैयार, कितनी टिकटें हम अपेक्षित हैं जो महिलाओं के लिए मान सकते हैं? मुझे तो लगता है कि अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे मन में है पूरा विश्वास कि पार्टी बिल्कुल निश्चित। कितने दावेदार अभी हैं 29 लोकसभा सीटों में? हाँ, दावेदार हैं, बहुत सी दावेदार ऐसी बहनें हैं जो लोकसभा की सदस्य भी रही हैं, जो लोकसभा चुनाव भी जीती हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, और जो नहीं भी कर रही उनमें भी वो क्षमता है कि वो लोकसभा की अगर उनको टिकट मिलेगी तो वो जीत कर आएंगे। और मुझे संगठन पर पूरा विश्वास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब क्या कर दें, मोदी जी तो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को कहाँ से ढूंढ कर लाते। डॉक्टर मोहन यादव जी का उदाहरण है, चौथी पंक्ति में बैठे थे,
उनने सोचा नहीं होगा कि मुझे मुख्यमंत्री जी के लिए वो आएगा। चौथी पंक्ति में बैठने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते, वो भी एक बूथ के कार्यकर्ता रहे और मुख्यमंत्री जी के लिए वो प्रस्तावित हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। कब हमारी किस बहन को, जो बहन सोच भी नहीं रही होगी, जो ये सोच रही होगी कि ठीक है अपना दायरा तो इतना है, आगे की अपन नहीं सोचें, उसको लोकसभा का टिकट मिलेगा और वो सांसद बनेगी। और मैं पूरी विश्वास के साथ ये बात कहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि बहनें चुनाव नहीं जीत पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च संगठन की बूथ की रणनीति के तहत किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, वो प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेगा। और अभी की तत्काल स्थिति में हमारे 29 लोकसभा सीट के प्रत्याशी कमल का फूल है। जिस दिन पार्टी डिक्लेयर कर देगी उस दिन प्रत्याशी का चेहरा दिखेगा, लेकिन कमल का फूल हम सबका ध्येय, जैसा कि हमें बस चिड़िया की आंख दिख रही है तो हमको उस पर ही निशाना साधना है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। कमल के फूल के लिए हम प्राणपण से जुटेंगे और हर बूथ पर 370 वोट हम बढ़ाने का काम भी करेंगे। और अब की बार 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प को पूरा करेगी। जी माया जी, एक दो सवाल और शेष है। जो 2023 के विधानसभा कहते हैं कि लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा योगदान, तो क्या लाडली बहना योजना नहीं होती तो आपकी सरकार नहीं बनती है, इतना बहुमत नहीं होता? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार नहीं बनती, लेकिन लाडली बहना योजना का, मैं सही कह रही हूँ, ईमानदारी से लाडली बहना योजना का बहुत असर था। और हर लाडली बहन, क्योंकि कभी किसी सरकारों ने बहनों के आर्थिक उत्थान के लिए नहीं सोचा। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार थी जिन्होंने बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में सोचा। और हर लाडली बहना ने, किसी भी पार्टी की हो, किसी जाति धर्म की हो, हर लाडली बहना ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लाडली बहना का प्रभाव था, लाडली लक्ष्मी बहना का प्रभाव था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजना, उन्होंने जो चमत्कार किया कोरोना काल में, प्रधानमंत्री जी ने गजब कर दिया। आज हम सब तुम यहाँ पर बैठे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जिन्होंने वैक्सीन 1, 2, तीसरा बूस्टर डोज लगाकर हम सबको नया जीवन दान दिया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री जी की महिला हितैषी योजनाएं, प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। सबको साथ लेकर चलना, सबके उत्थान के लिए जो काम किया है, उसके परिणाम के कारण भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो इंटरव्यू के समापन में आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ। अब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी बन चुकी हैं, दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आने वाले समय में और भी बड़ी जिम्मेदारी मिले ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन स्वयं आपने अपने लिए और इन भूमिकाओं के साथ आगे क्या सोचा? देखिए, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अभी लोकसभा के चुनाव में मेरा पूरा फोकस अभी लोकसभा के चुनाव में है। लोकसभा के चुनाव में अभी हमारे सम्मेलन चल रहा है, विधानसभा सम्मेलन हमारे संपन्न हो गए, जिले की कार्यशाला हो गई है। हमारा महिला हितग्राही के साथ सेल्फी लेकर मोदी ऐप पर अपलोड हो रही हैं। हम लोग कमल मित्र अभियान के माध्यम से कमल शक्ति से बहनों को जोड़ रहे हैं और पूरा फोकस लोकसभा चुनाव को लेकर है। पूरे प्राणपण के साथ मध्य प्रदेश का पूरा महिला मोर्चा चारों तरफ छा जाएगा और 29 लोकसभा सीट हम कैसे जीते और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ जीते, ये अभी हमारा मेन लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और दर्शक खासतौर पर महिला नेत्रियों के लिए उनका ये इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। वो माया जी से सीख सकती हैं कि राजनीति में कैसे कदम आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से देश की आधी आबादी मुख्य धारा में आए, माया जी जैसी अनेक नेत्रियां तैयार हो, राज्यसभा हो, संसद हो, विधानसभाएं हो, उन सब में महिलाएं पूर्णता के साथ अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए, उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व करते हुए और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिकाएं निभाएं। ऐसे ही माया जी सांसद के रूप में अपनी भूमिका निभाएं, प्रदेश को तोहफे दिलाएं और अपनी भूमिका के साथ महिलाओं को प्रेरित करते रहें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।